हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12th की फ़िज़िक्स का आज जो हम लोग का नया टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है, हम लोग चैप्टर परमाणु पढ़ रहे हैं और आज टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड की कमी। ठीक है, रदरफोर्ड की कमियां हम लोगों ने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था। रदरफोर्ड का न्यूक्लियस मॉडल या नाभिकीय है, इसे अल्फा स्कैटरिंग मॉडल कहते हैं, जिसे मार्सडन और उन्होंने दिया था, मार्सडन और गीगर और मार्सडन ने दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड की कमियां। रदरफोर्ड की दो कमी है। पहली कमी है अस्थायित्व को लेकर के। किसके अस्थायित्व को लेकर के? परमाणु के अस्थायित्व को लेकर के। किसके अस्थायित्व को लेकर के? परमाणु के अस्थायित्व के लेकर के। और जो दूसरा है परमाणु के अस्थायित्व के लिए, और दूसरी जो व्याख्या इन्होंने की है वह है रेखीय स्पेक्ट्रा, मतलब लीनियर स्पेक्ट्रा के लिए, यानी रेखीय स्पेक्ट्रा। चलिए, इन दोनों में क्या कहा गया? पहला परमाणु आता है परमाणु का अस्थायित्व। परमाणु का अस्थायित्व में इन्होंने ये बात की, रदरफोर्ड ने ये कहा कि पहला वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये कहा कि न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। कौन? न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? गति करते हैं। क्योंकि तो यहाँ पे एक थ्योरी आई मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने क्या है? मैक्सवेल ये कहते हैं, मैक्सवेल ने कहा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेशित है, आवेशित गुण रखता है, ठीक है, आवेशित गुण रखता है। अब अगर ये मोशन करेगा, अगर ये क्या करेगा? वृत्ताकार गति करेगा, अगर यदि यह दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करता है तो ऊर्जा मुक्त करेगा, जिससे यह लगातार ऊर्जा को मुक्त करके ऊर्जा का ह्रास होगा और यह न्यूक्लियस में और यह नाभिक में क्या कर जाएगा? नाभिक में ही गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड ने ये बताया, कहा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी है भाई, आपने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया है, सबके बारे में बता दिया है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं क्योंकि वो रिपेल हो रहा है, ये है सब। तो उनसे जब पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनों के बारे में आपकी क्या राय है, तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? गति करते हैं। तो जब इन्होंने ये बात कही तो मैक्सवेल ने ये कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित गुण रखते हैं और यदि वे दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है तो वो ऊर्जा को क्या करेगा? मुक्त करेगा। बार बार ऊर्जा का क्या करेगा? ऊर्जा मुक्त करेगा। और बार बार लगातार ऊर्जा के मुक्त होने के कारण ऊर्जा का क्या होगा? उसके अंदर ह्रास हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई स्रोत नहीं है ऊर्जा का। ठीक है, एक बार ऊर्जा चली गई तो चली गई।
तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन की लगातार निरंतर, जैसे ये है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले इसमें गति करता रहेगा, ठीक है, और पता चला जो है उसकी ऊर्जा कम हो रही है तो धीरे 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 करके क्या करेगा, गति करते करते क्या करेगा, न्यूक्लियस में ही क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। और अगर न्यूक्लियस में गिर गया तो उससे क्या होगा, परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा, मतलब परमाणु अस्तित्व रह ही नहीं जाएगा। तो ये जो है रदरफोर्ड का क्या हो गया, पहली कमी। पहली कमी क्या है, रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनों के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनों के बारे में उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं। और इसके बारे में मैक्सवेल ने पहले ही बता दिया था। मैक्सवेल ने पहले कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन यदि आवेशित गुण हैं तो वे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है, तो वो ऊर्जा को क्या करेगा, मुक्त करेगा। और वो अगर लगातार ऊर्जा का मुक्त व्यय करता है, अगर वह लगातार ऊर्जा व्यय करेगा तो एक दिन क्या होगा, वो न्यूक्लियस में ही क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। और जब वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो इससे आपका क्या होगा, एटम का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये आपका रदरफोर्ड का जो है पहली कमी थी, जिसे आप कहते हैं कौन सा। अब इसमें जो है जो दूसरा है रेखीय वाला, रेखीय स्पेक्ट्रा का मतलब क्या हो गया है, देखिए रेखीय स्पेक्ट्रा ये क्या है, दूसरा है, ये दूसरा गुण है किसका, दूसरी उसकी कमी है किसकी, रदरफोर्ड की। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, ठीक है, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करने से इसकी दिशा बार बार बदलेगी, यानी इसमें क्या होगा, दिशा का बार बार बदलना होगा, दिशा का परिवर्तन होता है, दिशा का क्या होगा, दिशा परिवर्तन होगा, जिससे आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ती है, ठीक, तथा इलेक्ट्रॉन लगातार स्पेक्ट्रम को उत्पन्न करते हैं। अब जरा समझिएगा, इन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करेगा तो इसके कारण इसकी आवृत्ति क्या होगी, बार बार बढ़ेगी, और इस आवृत्ति बढ़ने के कारण आवृत्ति क्या करेगी, बढ़ेगी, और इस लगातार कंटिन्यूअस मोशन के कारण आवृत्ति क्या करेगी, अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन लगातार ये क्या करेंगे, स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था, परंतु ऐसा नहीं होता है, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है तो बार बार कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन करेगा, कि इसके वृत्ताकार कक्षा में गति करेगा, और इस वृत्ताकार कक्षा में गति करते वक्त वो क्या करेगा, ऊर्जा को निकालेगा। ऊर्जा ही क्या है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक तरीके की ऊर्जा होती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है तो ऊर्जा निकालेगा, और जब ऊर्जा निकालेगा उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कह रहे हैं, और उसकी आवृत्ति लगातार बदलेगी, और आवृत्ति बदलने के कारण उसमें क्या होगा, ऊर्जा आएगी, ऊर्जा होगी, और उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पेक्ट्रा, रदरफोर्ड कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम एक क्या है, एक रेखीय होता है, यह वृत्ताकार नहीं होता, ठीक है। अब जरा बात समझिए, यानी इन्होंने स्पेक्ट्रम की भी क्लियर व्याख्या नहीं की, यानी रदरफोर्ड ने जो है दो बातें कही, इनकी दोनों बातें कौन कौन सी गलत हुई। रदरफोर्ड का परमाणु का अस्तित्व, तो इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं, और ये जब गति करते हैं तो वहीं पे मैक्सवेल ने कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या रखते हैं, एक आवेश हैं,
इनके अंदर एक आवेशित गुण होता है और ये बार बार अगर ऊर्जा का व्यय करेंगे तो क्योंकि इनके पास कोई स्रोत नहीं है ऊर्जा का, तो वो क्या करेंगे, बार बार अगर ऊर्जा का ह्रास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या करेंगे, सारी ऊर्जा अपनी गायब कर चुकेंगे और वो जा करके कहाँ गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में, जिससे परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो पहला ये सही गलत काम किया इन्होंने, मतलब इनकी कमी है। और दूसरा है रेखीय स्पेक्ट्रम। इन्होंने कहा कि जब बार बार दिशा परिवर्तित होती है सर्कुलर मोशन में तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का जो व्यय करते हैं उसी सर्कुलर मोशन को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रा। परंतु ऐसा नहीं होता है। स्पेक्ट्रम एक क्या होता है, रेखीय होता है। रेखीय मतलब कि यहाँ से एक स्टेप से जाएगा यहाँ पे दूसरे वाले, तो ये जो ऊर्जा व्यय करेंगे इसे कहेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम। चलिए, इन्हीं की दोनों कमियों को दूर करने के लिए एक नए साइंटिस्ट अपना मॉडल लेकर के आते हैं जिसे कहा जाता है बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल, ठीक है, यानी बोहर मॉडल। अब ये बोहर मॉडल क्या है, और इसमें रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए, रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर नामक एक साइंटिस्ट हुए जो अपना एक नया मॉडल देते हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रदरफोर्ड की कमियां जो थी उसी में थोड़ा सा बदलाव किया। तो देखिए हमारा क्या हो रहा था, नील्स बोर ने क्या कहा था, नील्स बोर ने कहा था कि ये बार बार इसमें गिर जा रहा है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित दिशा बता दें, एक निश्चित फिक्स कर दें, तो यही काम इन्होंने किया है। बोहर ने क्या किया, बोहर का जो पहला मॉडल है उसमें इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है और वो अपने न्यूनतम कक्षा में जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, NH/2। तो बोहर का ये जो मॉडल आया है इसमें पहला जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने किया, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, देखिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही घूमने की बात की गई है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा, ऊर्जा की कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में निश्चित त्रिज्या पर गति करते हैं, ठीक है, जिसका कोणीय संवेग NH/2 पाई के बराबर होता है। अतः ठीक, MVR बराबर हो जाएगा NH/2 पाई, जहां N क्या है, N जो है मुख्य क्वांटम संख्या है। अब यहां समझिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी N ही क्या बताएगा, N ही क्या है, कक्षा, जहां N बराबर क्या होगा, 1 2 3 4, यानी इसकी न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी, न्यूनतम ऊर्जा होगी H/2 पाई के बराबर। अब यहाँ देखिए, यानी इन्होंने पहली चीज जो रदरफोर्ड के मॉडल में समस्या आई थी उसको इन्होंने सॉल्व कर दिया। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में ही
निश्चित त्रिज्या पर गति करेगा, जिसका कोणीय संवेग nh/2 के क्या होगा, बराबर होता है। अतः mvr बराबर होगा nh/2, जहाँ n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है या इसे कक्षक की संख्या कहते हैं। अतः न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इतनी, यानी n की वैल्यू अगर आप 1 रख दें तो पहले ऑर्बिटल के लिए ऊर्जा की मात्रा निकल आएगी। तो ये इनका पहला मॉडल, इनकी पहले वो। सेकंड इन्होंने क्या किया, सेकंड इन्होंने कहा, दूसरा इनका नियम क्या कहलाएगा, दूसरा नियम किसका, बोर का। दूसरा नियम ये कहता है इलेक्ट्रॉन गति करते समय कोई भी ऊर्जा का ह्रास नहीं करते, ऊर्जा ह्रास नहीं होता, करते समय ऊर्जा का ह्रास नहीं करते। तो मतलब जो कंटिन्यूअस ऊर्जा का उत्सर्जन की बात की गई थी वो कहानी यहाँ पे ख़त्म कर दी गई। और एक लास्ट जो इन्होंने बात किया स्पेक्ट्रा के बारे में, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जब बाह्य ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, बाह्य ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, मतलब बाहर से अगर इनको ऊर्जा मिल गई तो ये क्या करेंगे, तो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर गति करते हैं, यानी उच्च कक्षा में जाते हैं, अथवा ऊर्जा ह्रास होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करने पर निम्न कक्षा में आते हैं, निम्न कक्षा में आते हैं। ठीक, ऊर्जा का ह्रास करके वो क्या कहा जाते हैं, निम्न कक्षा में। इस प्रकार उच्च से निम्न तथा निम्न से उच्च कक्षा में जाने पर कक्षा में जाने पर वे क्या करते हैं, इस प्रकार उच्च कक्षा से निम्न कक्षा और निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने पर वे स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं, स्पेक्ट्रम को उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो ये जो इनकी 3 बातें हैं यही क्या कहलाती हैं, बोहर के मॉडल के नाम से चर्चित हैं। तो ये जो 3 बातें लिखी गई हैं जरा ध्यान देखिएगा। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में निश्चित त्रिज्या पर गति करते हैं, जिसका कोणीय संवेग क्या होता है, nh/2 के बराबर होता है। अतः mvr बराबर होता है nh/2 और न्यूनतम ऊर्जा क्या हो जाती है, h/2 के बराबर हो जाती है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन गति करते समय कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं करते। और तीसरा बात है, इलेक्ट्रॉन जब बाह्य कक्षा को ग्रहण करते हैं तो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं, बाह्य ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन करने पर यह निम्न कक्षा में आते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करने पर उच्च कक्षा से का उत्सर्जन करने पर उच्च कक्षा से निम्न
कक्षा में आते हैं। इस प्रकार उच्च से निम्न और निम्न से उच्च कक्षा में जाने पर वे क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं। यानी स्पेक्ट्रा वो नहीं है कि वो कंटिन्यूअस मोशन करते रहेंगे और देते रहेंगे, नहीं, जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा या निम्न कक्षा से उच्च कक्षा यानी ऊर्जा पा गए तो उच्च कक्षा में चले गए, या फिर उन्होंने ऊर्जा का निकाला है तो ये निम्न कक्षा में आ गए। यहीं से इसके तीसरे नियम से ही दो बातें और निकल के आती हैं। क्या है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जी स्पेक्ट्रा और अवशोषी स्पेक्ट्रा। ठीक, अवशोषी और उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, यहां पे देखिए। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आते हैं तो वे ऊर्जा का ह्रास करते हैं, जिससे स्पेक्ट्रम उत्पन्न होते हैं। जिससे क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम उत्पन्न होते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम उत्पन्न होते हैं उसे उत्सर्जी स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। मतलब क्या है, n अगर 1 से, देखो अगर n 2 से 1 में आ रहा हो, 3 से 1 में आ रहा हो, ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपके स्पेक्ट्रा को क्या कहेंगे, उत्सर्जी स्पेक्ट्रा। इसको ना बना करके हम लोग ऐसे बना ले। यहाँ देखो कैसे, ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अभी हम इसमें फिगर बनाएंगे दूसरे पे से, चलो बना ही लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, यानी अगर उच्च में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये या तो यहाँ पे आ रहा हो, या तो ये यहाँ पे आ रहा हो, ठीक, और या तो ये यहाँ पे आ रहा हो, ठीक। इन सब से जो स्पेक्ट्रम होता होगा उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, ठीक। जब अगर इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से, ये उच्च कक्षा है और ये कौन सी है, निम्न कक्षा में, तो इससे उच्च कक्षा से अगर निम्न कक्षा में जा रहे हैं तो कौन सा उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, ठीक। और अवशोषी स्पेक्ट्रा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से, ऊर्जा, निम्न कक्षा में ऊर्जा प्राप्त कर उच्च कक्षा में जाते हैं। तो अवशोषी स्पेक्ट्रा बनाते हैं, अवशोषी स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है। अब ये वाला कैसे होता है, देखिए अगर ये न्यूक्लियस है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसमें क्या है, निम्न कक्षा से अगर यहाँ से मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी निम्न कक्षा से कहाँ जाएंगे, निम्न कक्षा से कहाँ जाएंगे, उच्च ऊर्जा प्राप्त कर उच्च कक्षा में जाते हैं।
तो ये कौन सा है, क्योंकि ऊर्जा को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, और जब ये ऊर्जा को अवशोषित करेंगे तो इस प्रकार से इसे क्या कहेंगे, अवशोषित स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के स्पेक्ट्रम बनते हैं एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और एक क्या है, अवशोषी। उत्सर्जन कब होगा, जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएंगे, तो निम्न कक्षा में ऊर्जा कम होती है तो वो अपनी ऊर्जा का क्या करेंगे, उत्सर्जन करके आएंगे, और क्योंकि निम्न से उच्च में जा रहे हैं तो ऊर्जा को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे और उच्च में पहुंच जाएंगे। तो ये दो प्रकार की जो है आपको क्या मिल जाती है, स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का जो टॉपिक था। ठीक है, तो इसमें 3 टॉपिक मेन है, 3 टॉपिक ये जो आज का क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें रदरफोर्ड की कमियां बताई गई हैं, दूसरा इसमें क्या है, बोहर मॉडल बताया गया है, और तीसरा इसमें स्पेक्ट्रम का बताया गया है। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से, आप देख लीजिए कैसे कैसे क्या है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी रदरफोर्ड की कमी से। रदरफोर्ड की कमी को 2 कमियां थी, एक परमाणु के अस्तित्व को लेकर के कमी थी और दूसरा था रेखीय स्पेक्ट्रम को लेकर के। तो ये 2 कमियां आपकी जैसे ही दूर हुई वैसे ही इन कमियों से आपका जो है रदरफोर्ड का बोहर का मॉडल आ जाता है, और बोहर के मॉडल में स्पेक्ट्रम को लेकर के 2 बातें कही गई, उससे हम लोग 2 इस तरह के स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, एक उत्सर्जन और एक अवशोषी। तो ये जो बात थी आपकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।